हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम संप्रभुता के विषय में बताएंगे। संप्रभुता का नया पार्ट लेकर आए हैं जो एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। संप्रभुता सॉवरेंटी लैटिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है सुपर धन एनस, यानी सुपर का अर्थ सर्वोच्च और एनस का सत्ता यानी सर्वोच्च सत्ता। संप्रभुता के जनक बौद्ध माने जाते हैं। संप्रभुता को दो भागों में बांटा गया है। आंतरिक संप्रभुता जिसके जनक गार्नर हैं और बाह्य संप्रभुता जिसके जनक ग्रोसियस हैं। संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व माना जाता है। संप्रभुता के अभाव में हम राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। संप्रभुता ही एक ऐसा तत्व है जो राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग करता है। संप्रभुता के कारण ही राज्य अपनी गृह नीति और विदेश नीति का निर्धारण स्वयं करता है। अतः संप्रभुता और राज्य दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। संप्रभुता आधुनिक काल की देन है और इसका उदय राष्ट्र राज्य उदय के साथ जुड़ा हुआ है। संप्रभुता को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे प्रभुसत्ता, सर्वोच्च सत्ता या अंतिम सत्ता। वास्तव में अंतिम शक्ति जिसके पास निहित होती है वही संप्रभु कहलाता है। संप्रभुता के जनक बौद्ध माने जाते हैं। बौद्ध ने 1576 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक में संप्रभुता का विचार दिया, जबकि आंतरिक संप्रभुता के जनक गार्नर और बाह्य संप्रभुता के जनक ग्रोसियस माने जाते हैं। संप्रभुता को अंग्रेजी में सॉवरेंटी कहते हैं, जो कि लैटिन शब्द सुपर और एनस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। प्राचीन काल में संप्रभुता के लिए अरस्तु ने सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया था, जबकि मध्यकाल में इसके लिए क्षेत्रीय आधिपत्य शब्द का प्रयोग किया गया। यही दोनों विचार मिलकर आधुनिक काल में संप्रभुता के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक काल में संप्रभुता के स्थान पर लॉक ने सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया। संप्रभुता की विशेषताएं: नंबर 1 अविभाज्यता, नंबर 2 निरंकुशता, नंबर 3 असीमितता, नंबर 4 अदेयता, नंबर 5 अद्वैतता, नंबर 6 अहस्तांतरणीयता, नंबर 7 मौलिकता, नंबर 8 सार्वभौमिकता। संप्रभुता पर आधारित कुछ कथन, यानी संप्रभुता के विषय में विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन से कथन कहे हैं। बिलोबी के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। गिटल के अनुसार विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। हाब्स के अनुसार सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। रूसो के अनुसार सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है। वुडरो विल्सन के अनुसार संप्रभुता वह शक्ति है जो सदा सक्रिय रहकर कानून बनाती है और उसका पालन करवाती है। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता अन्य सभी से आदेश का पालन कराने की स्थिति में होती है, लेकिन स्वयं किसी के आदेश का पालन नहीं करती। गार्नर के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा और किसी चीज़ से नहीं बंधा होता है, अपने आप में अलग अन्य किसी से सीमित नहीं होता। ग्रोसियस के अनुसार संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य अन्य किसी पर आश्रित न हो तथा जो अपने आप के अलावा अन्य किसी से सीमित न हो। काल्हन के अनुसार
जिस प्रकार अर्धत्रिभुज या अर्धवृत्त की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आधी तिहाई संप्रभुता की भी कल्पना नहीं की जा सकती। लीबर के अनुसार जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना मनुष्य अपने जीवन तथा व्यक्तित्व को अथवा वृक्ष अपने फलने फूलने के स्वभाव को पृथक नहीं कर सकता, उसी प्रकार संप्रभुता को भी राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता। संप्रभुता के विविध रूप। औपचारिक संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता में अंतर। यह अंतर संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ औपचारिक और वास्तविक संप्रभु अलग अलग होते हैं, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में यह अंतर नहीं पाया जाता, क्योंकि वही दोनों एक होते हैं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति में औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता दोनों निहित हैं। औपचारिक संप्रभु वह होता है जिसमें सैद्धांतिक रूप से संपूर्ण शक्तियाँ निहित होती हैं, लेकिन वह उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता, क्योंकि संविधान उसे विवेक का अधिकार नहीं देता। जैसे भारत में राष्ट्रपति और इंग्लैंड में सम्राट होता है। वास्तविक संप्रभुता उसमें निहित होती है जो व्यवहारिक रूप से संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग वह औपचारिक संप्रभु के नाम पर करता है। जैसे भारत में मंत्रिपरिषद। हम जानते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है। नंबर 2, कानूनी संप्रभुता व राजनीतिक संप्रभुता में अंतर। कानूनों को बनाने वाली और उसे लागू करने की शक्ति जिसके पास होती है उसे कानूनी संप्रभु कहा जाता है, लेकिन कानूनी संप्रभु तभी तक मान्य होता है जब तक न्यायालय उसे मान्यता दिए रहता है। जैसे ही न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देता है, वह कानूनी संप्रभु नहीं रह जाता। भारत में संसद सहित राष्ट्रपति और इंग्लैंड में संसद सहित सम्राट कानूनी संप्रभुता का उदाहरण है। कानूनी संप्रभुता के पीछे राजनीतिक संप्रभुता होती है, जो कानूनी संप्रभुता के अस्तित्व को तय करती है। जैसा कि डायसी ने लिखा है कि वकील द्वारा मान्य कानूनी संप्रभुता के पीछे एक ऐसा प्रभुसत्ताधारी होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभुता को अपना सिर झुकाना पड़ता है, और वह राजनीतिक प्रभुसत्ताधारी होता है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक संप्रभुता उस राज्य में पाए जाने वाले समस्त प्रभावों का योग है। राजनीतिक संप्रभुता जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों, जनमत सभाओं और जुलूसों के रूप में व्यक्त होता है। डायसी पहले विचारक हैं जो कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर मानते हैं, जबकि लास्की में कोई अंतर नहीं मानते। नंबर 3, राजनीतिक संप्रभुता और लौकिक संप्रभुता में अंतर। राजनीतिक संप्रभुता के जनक लॉक और लौकिक संप्रभुता के जनक रूसो हैं। राजनीतिक संप्रभुता के विचार ने ही लोकप्रिय संप्रभुता को जन्म दिया। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता प्रतिनिधि और लौकिक संप्रभुता जनता में निहित होती है, जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में दोनों जनता में निहित होती है। नंबर 4, विधि सम्मत व तथ्य सम्मत संप्रभुता में अंतर। ऑस्टिन दोनों में कोई अंतर नहीं मानते, जबकि गार्नर दोनों में अंतर मानते हैं। विधि सम्मत संप्रभु वह होता है जो किसी देश में कानून या विधि के अनुसार शासन करता है और उसकी आज्ञा का पालन जनता स्वभावतः करती है। जैसे भारत में विधि सम्मत संप्रभुता प्रधानमंत्री में निहित है। विधि सम्मत संप्रभु के पीछे
वास्तव में एक ऐसा संप्रभु होता है जो शासन करता है, लेकिन व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ता। यह केवल क्रांति या युद्ध के समय दिखाई पड़ता है, जबकि विधि सम्मत व तथ्य सम्मत संप्रभु आमने सामने खड़ा हो जाता है और तथ्य सम्मत संप्रभु विधि सम्मत संप्रभु को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है। लेकिन वह तब तक शासन नहीं कर सकता जब तक स्वयं को विधि सम्मत संप्रभु में न बदल दिया जाए। भारत में तथ्य सम्मत संप्रभुता जनता में निहित है। A.R. लॉर्ड ने संप्रभुता के निम्न 3 रूप बताया। नंबर 1, कानूनी या एकलवादी या अद्वैतवादी या अमर्यादित या निरंकुश संप्रभुता, यानी इसके विभिन्न नाम हैं। इसके जनक बोधा माने जाते हैं और इसके समर्थकों में हॉब्स, हीगल, बेंथम और ऑस्टिन का नाम आता है। कानूनी संप्रभुता के विचार को ऑस्टिन ने चरम सीमा तक पहुंचाया। इसीलिए कानूनी संप्रभुता ऑस्टिन के नाम संबद्ध है। सभी विचारकों का कथन है कि कानून संप्रभु का आदेश है, लेकिन यह कथन अंतिम रूप से ऑस्टिन के नाम संबद्ध है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यह किसने कहा कि संप्रभु कानून का आदेश है। कानून संप्रभु का आदेश है, तो यह कथन ऑस्टिन ने कहा। नंबर 2, राजनीतिक संप्रभुता। इसके जनक लॉक माने जाते हैं और समर्थकों में ग्रोशियस का नाम आता है। नंबर 3, लौकिक या लोकप्रिय या जन संप्रभुता। इसके जनक रूसो माने जाते हैं और समर्थकों में अल्फियस का नाम आता है। संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत। इसे कानूनी संप्रभुता या अद्वैत संप्रभुता के नाम से जाना जाता है। 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक विद्यमान रहा। इसके जनक बोधा माने जाते हैं और हॉब्स ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया तथा ऑस्टिन ने पूर्ण वैज्ञानिक बनाया। अतः कानूनी संप्रभुता का विचार ऑस्टिन के नाम जुड़ गया। कानून संप्रभु का आदेश है। यह बात लगभग सभी विचारकों ने कही, लेकिन यह कथन अंतिम रूप से ऑस्टिन के नाम संबद्ध है। बोधा एक फ्रांसीसी नागरिक है और वह पक्का राष्ट्रभक्त था। बोधा के समय फ्रांस में धार्मिक युद्धों का बोलबाला था, जिससे वहां की जनता स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही थी। बोधा ने फ्रांस के राजा में संप्रभुता का रूप देखा और कहा कि यदि राजा को पूर्ण सत्ता प्रदान किए जाए तो जनता स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकती है। ध्यान रहे कि संप्रभुता का विचार फ्रांसीसी धार्मिक युद्ध की देन है। बोधा का प्रसिद्ध कथन है कि संप्रभु प्रजाजनों और नागरिकों पर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून के कोई बंधन नहीं होते। अतः स्पष्ट है कि कानून संप्रभु का आदेश होगा और संप्रभु द्वारा बनाए हुए कानूनों से प्रजाजन और नागरिक संचालित होंगे, लेकिन स्वयं संप्रभु उन कानूनों से ऊपर होगा। संप्रभु सुरक्षा, व्यवस्था और शांति तथा न्याय व्यवस्था प्रदान करेगा। लेकिन बाद में बोधा को ऐसा महसूस होने लगा कि संप्रभुता को सर्वोच्च सत्ता देने पर कहीं उसका दुरुपयोग न करें। अतः बाद में बोधा ने कहा, यद्यपि प्रभुसत्ताधारी स्वयं के द्वारा बनाए गए कानूनों से ऊपर तो है, लेकिन कानूनों से नहीं। संप्रभु राज्य के मौलिक कानूनों, ईश्वरीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और शाश्वत कानूनों के अधीन होगा और राजा जनता की मर्जी के विरुद्ध उस पर
कर नहीं लगा सकता। इस प्रकार बोधा स्वयं के विरोधाभासी विचारों में उलझ उलझ कर रह गया। सेवायन ने लिखा है कि वह न तो मध्यकालीन रहा और न ही आधुनिक बन सका। मध्यकालीन इसलिए नहीं रहा क्योंकि संप्रभुता का विचार दिया, और आधुनिक इसलिए नहीं बन सका क्योंकि संप्रभुता पर ईश्वरीय प्रतिबंध लगाया गया। बोधा द्वारा प्रतिपादित कानूनी संप्रभुता के विचार को हाब्स ने आगे बढ़ाया। हाब्स का कथन है, सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। बोधा ने संप्रभु पर जो प्रतिबंध लगाए थे, हाब्स ने उन सारे प्रतिबंधों से संप्रभु को मुक्त कर दिया। हाब्स ने कहा कि संप्रभु राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ईश्वरीय और शाश्वत कानूनों के अधीन नहीं है। यहाँ तक कि चर्च भी राज्य के अधीन है। हाब्स ने संप्रभुता को अविभाज्य, निरंकुश, असीम, अदेय और अहंतारणीय बताया। हाब्स के अनुसार संप्रभुता सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय की स्थापना करना चाहता है। जनता को दंड दे सकता है, जनता पर मनमानी कर लगा सकता है। संप्रभु या राजा प्रजा की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अंत में हाब्स लिखता है कि यदि संप्रभु या राजा जनता की सुरक्षा नहीं कर पाती है तो प्रजा राजा का विरोध कर सकती है, क्योंकि सामाजिक समझौते का सिद्धांत आत्मरक्षा का अधिकार चाहती है। हाब्स के विचारों को बेंथम ने आगे बढ़ाया और बेंथम ने संप्रभु को एक मानव के रूप में देखा। बेंथम के अनुयायी और इंग्लैंड प्रसिद्ध न्यायविद ऑस्टिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेक्चर्स ऑन द ज्यूरिस्प्रूडेंस में कानूनी संप्रभुता के विचार को चरम सीमा तक पहुंचाया और उसे पूर्ण वैज्ञानिक बताया। इसलिए कानूनी संप्रभुता का विचार ऑस्टिन के नाम जुड़ गया। ऑस्टिन का कथन है कि एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति जो अपने ही समकक्ष अन्य किसी व्यक्ति की आज्ञा का पालन न हो और उसकी आज्ञा का पालन समाज स्वभावतः करता हो, तो वह निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति संप्रभु होगा, और उस श्रेष्ठ व्यक्ति सहित संपूर्ण समाज एक राजनीतिक समाज होगा। ऑस्टिन के कथन से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। नंबर 1, संप्रभु एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। नंबर 2, संप्रभु अपने ही समकक्ष अन्य किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा के पालन का आदी न हो। नंबर 3, संप्रभुता की आज्ञा का पालन समाज स्वभावतः करता हो। नंबर 4, उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, अर्थात कानून संप्रभु की आज्ञा है। आगे चलकर ऑस्टिन के विचार की कड़ी आलोचना हुई। सर हेनरी मैन के अनुसार इतना निरंकुश संप्रभु आज तक इतिहास में खोजा नहीं जा सकता। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी विचार आधुनिक राज्यों से काफ़ी दूर है। हर्नसा के अनुसार ऑस्टिन के दर्शन से हवलदारी की गंध आती है। 20वीं शताब्दी में कानूनी संप्रभुता या एकलवादी संप्रभुता की कड़ी प्रतिक्रिया हुई और एकलवादी संप्रभुता के विरोध में बहुलवादी संप्रभुता का विचार आया। बहुलवादियों के अनुसार कानून संप्रभु का आदेश नहीं है, बल्कि संप्रभु को अस्तित्व में लाने का श्रेय ही कानून को प्राप्त है। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक कानूनी संप्रभुता या एकलवादी संप्रभुता का विचार विद्यमान था। 20वीं शताब्दी में विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कानूनी संप्रभुता के प्रतिक्रिया स्वरूप
बहुलवादी संप्रभुता का जन्म हुआ, जहां एकलवादी संप्रभुता के सत्ता के विकेंद्रीकरण और एकात्मक व्यवस्था को महत्व देता है, वहीं बहुलवादी संप्रभुता के विकेंद्रीकरण और संघात्मक व्यवस्था पर बल देता है। एकलवादी संप्रभुता का दृष्टिकोण व्यक्तिवादी है, वहीं बहुलवादी संप्रभुता का दृष्टिकोण समूहवादी है। एकलवादी संप्रभुता को अविभाज्य एवं असीमित मानता है, वहीं बहुलवादी संप्रभुता इस पर प्रहार करता है और कहता है कि संप्रभुता विभाज्य एवं सीमित है। जहां मार्क्सवादी अराजकतावादी और श्रम संघवादी राज्य या संप्रभुता का अंत कर देना चाहते हैं, वहीं बहुलवादी इसका अंत नहीं करना चाहते, बल्कि संप्रभुता को सीमित कर देना चाहते हैं। बहुलवादी कहते हैं कि आज देश के अंदर और देश के बाहर कई संगठन विद्यमान हैं। व्यक्ति आज राज्य का भी सदस्य है और राज्य के अंदर बने हुए इन संगठनों का सदस्य है। अतः व्यक्ति अपनी निष्ठा जितना राज्य के प्रति रखता है, उतना ही इन संगठनों के प्रति रखता है। इसलिए राज्य या संप्रभु आज निरंकुश नहीं हो सकता। बहुलवादियों की मान्यता है कि राज्य संघों का संघ है। बहुलवादी मानते हैं कि यद्यपि आज राज्य और संघ में कोई अंतर नहीं है, जितनी शक्ति राज्य के पास है उतनी ही शक्ति आज इन संघों के पास है। बहुलवादी कहते हैं कि राज्य और संघ में यद्यपि कोई अंतर नहीं है, फिर भी निम्नलिखित दो अंतर हैं। नंबर 1, राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, लेकिन संघ की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। नंबर 2, राज्य के पास बाध्यकारी या दंडकारी शक्ति है, लेकिन संघ के पास नहीं है। राज्य के पास यह दंडकारी शक्ति इसलिए है ताकि वह संघों में समन्वय का सामंजस्य स्थापित कर सके, अर्थात राज्य सर्वसमावेशक शक्ति के रूप में कार्य करता है। बहुलवाद के जनक जर्मनी के ग्रीयक और इंग्लैंड के मेटलैंड को संयुक्त रूप से माना जाता है। विलियम जेम्स ने अमेरिका में बहुलवाद को दार्शनिक आधार प्रदान किया। वार्कर, फिगिस, लास्की, मैकाइबर, लिंडसे, डिग्बी, क्रैब, जी.बी.एच. कोर, मिस फॉलेट आदि इसके प्रमुख समर्थक माने जाते हैं, जिसमें लास्की को बहुलवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता माना जाता है। बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत। नंबर 1, यह कानूनी संप्रभुता के प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। नंबर 2, बहुलवाद राज्य को संघों का संघ मानता है। नंबर 3, बहुलवाद कानून को संप्रभु का आदेश नहीं मानता, बल्कि संप्रभु को अस्तित्व में कानून लाया है। नंबर 4, बहुलवाद सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है। नंबर 5, बहुलवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को महत्व देता है। नंबर 6, बहुलवाद सीमित संप्रभुता में विश्वास करता है। नंबर 7, बहुलवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के प्रमुख समर्थक जी.एच. कोर माने जाते हैं। एकलवादी संप्रभुता व्यक्तिवाद या नकारात्मक उदारवाद की विचारधारा पर आधारित है, जबकि बहुलवाद सकारात्मक उदारवाद और लोक कल्याणकारी विचारधारा पर आधारित है। अतः सामाजिक न्याय का संबंध बहुलवाद से है। ग्रीयक एवं मेटलैंड के अनुसार क्या क्या विचार दिए हैं ग्रीयक और मेटलैंड? इन्हें बहुलवाद का जनक भी माना जाता है। इनका मानना है कि
समाज में जितने संघ अस्तित्व में हैं, उनका अपना स्वतंत्र एवं अस्थायी व्यक्तित्व होता है। उनकी अपनी चेतना या इच्छा होती है। अतः संप्रभुता को राज्य और इन संघों में विभाजित होना चाहिए, लेकिन इनका मानना है कि इसमें राज्य प्रमुख संघ है, क्योंकि राज्य सभी संघों में समन्वय स्थापित करता है। अतः स्पष्ट है कि ग्रियक एवं मेटलैंड ने संघों के वास्तविक व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वार्कर ने संघों के वास्तविक व्यक्तित्व की अवधारणा को नामंजूर कर दिया। फिगिस के अनुसार, फिगिस एक ईसाई विचारक हैं जो कि धर्म संघों को महत्व देते हैं। फिगिस ने कानूनी संप्रभुता या परंपरागत संप्रभुता को एक आदरणीय अंधविश्वास माना। फिगिस ने धर्म संघों को राज्य से भी अधिक महत्व दिया। फिगिस का कथन है, मानव समाज व्यक्तियों का कोई ऐसा बालू का ढेर नहीं है जो केवल राज्य के जरिए ही एक दूसरे से मिले हुए हैं, बल्कि समाज में तो नीचे से लेकर ऊपर तक सोपानित क्रम में एक के बाद एक क्रम होते हैं। लास्की के विचार। लास्की एक प्रमुख बहुलवादी विचारक हैं। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स तथा एन इंट्रोडक्शन टू पॉवर्टी में अपने विचार दिया। लास्की का कथन है, यदि संप्रभुता संबंधी संपूर्ण विचार का परित्याग कर दिया जाए तो राजनीति शास्त्र को एक अस्थायी लाभ मिलेगा। लास्की कहते हैं कि राज्य संघों का संघ है और आज संघ और राज्य में कोई अंतर नहीं है। आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी परिस्थितियों का जन्म हो गया है कि अब राज्य उतना शक्तिशाली नहीं रहा। लास्की का कथन है, समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। लास्की कहते हैं कि आज राज्य और संघ में कोई अंतर नहीं है। उनका कहना है कि संघ राज्य से कम प्रभुत्व संपन्न नहीं है। लास्की पुनः लिखते हैं कि आज संप्रभुता का विचार मानवता के कल्याण से मेल नहीं खाता। आज राज्य केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सीमित है, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है। मैकाइवर के विचार। मैकाइवर एक समाजशास्त्री विचारक हैं जो राज्य से ज़्यादा समाज को महत्व देते हैं। मैकाइवर का प्रसिद्ध कथन है, राज्य सेवा का साधन है, उत्पीड़न का नहीं। राज्य को इसलिए शक्ति मिली हुई है कि वह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखे। राज्य रीत रिवाज, परंपराओं और फैशन पर नियंत्रण नहीं लगा सकता। मैकाइवर भी लास्की की तरह राज्य और संघ में कोई अंतर नहीं मानते। मैकाइवर ने सेवाधर्मी राज्य और निगमनात्मक राज्य का विचार दिया। मैकाइवर एक कानूनी संप्रभुता की भी आलोचना किया। मैकाइवर का कथन है कि राज्य कानून का शिष्य व जनक दोनों हैं। डिग्बी और क्रैब के विचार। ये दोनों विचारक कानूनी संप्रभुता पर प्रहार करते हैं। दोनों कहते हैं कि कानून संप्रभु का आदेश नहीं है, बल्कि संप्रभुता के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही कानून विद्यमान है। राज्य के द्वारा बनाए हुए कानूनों का पालन लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वह सामाजिक हित में है। क्रैब इसे समाज का दायित्व मानते हैं। क्रैब का प्रसिद्ध कथन है, संप्रभुता संबंधी धारणा को राजनीति शास्त्र में से हटा देना चाहिए। नंबर 1, राज्य संघों का संघ है। इस बात को लगभग सभी बहुलवादी विचारक मानते हैं,
लेकिन यह कथन विशेष रूप से लिंडसे के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। लिंडसे ने छोटे संघों को अधिक महत्व दिया। नंबर 2, मिस फॉलेट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक न्यू स्टेट में लिखा है कि मेरी आत्मा का निवास राज्य में है। तो इस प्रकार से संप्रभुता का ये चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।